गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी इकोनॉमिक्स में की बुक बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है श्रम और श्रम की कार्य कुशलता। चलिए स्टार्ट करते हैं, अर्थात लेबर। कोई डाउट? तो सबसे पहले लेबर पढ़ने से पहले हम श्रम का अर्थ पढ़ लेते हैं कि लेबर का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ लेबर। ठीक है, चलिए। साधारण बोलचाल में श्रम शब्द शारीरिक परिश्रम या निम्न कोटि के कार्यों से प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग व्यापक है, अर्थात आर्थिक प्रतिफल के उद्देश्य से किए गए मानव के प्रत्येक शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्न को अर्थशास्त्र में अर्थात जो भी वह कार्य पैसा कमाने की दृष्टि से करता है वह क्या कहलाता है, श्रम। वही बात समझ में। देखिए इसकी डेफिनेशन, आर्थिक प्रतिफल के उद्देश्य से मानव के प्रत्येक शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्न को अर्थशास्त्र में श्रम कहा जाता है। क्या कह रहा है, आर्थिक प्रतिफल के उद्देश्य से अर्थात पैसा कमाने की दृष्टि से आप अपने शरीर और मानसिक प्रयत्न को अर्थशास्त्र में क्या श्रम। लेकिन आप इसमें एक बात ध्यान रखना, सबसे अच्छी बात कही है, जैसे घर में अगर मम्मियाँ काम करती है, हाउस वाइफ है, तो वो श्रम नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर आपके घर में कोई काम वाली बाई आ रही है और उसके बदले वो आपसे कोई पैसा ले रही है, तो वो क्या कहलाएगा, श्रम। अर्थात आर्थिक प्रतिफल के उद्देश्य से जब अपने शरीर को या मानसिक प्रयत्न करते हैं तो उसे अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं, श्रम। कोई डाउट? प्रोफेसर थॉमस ने कहा कि श्रम का अर्थ मानव के उन सभी शारीरिक या मानसिक प्रयत्नों से जो किसी प्रतिफल से आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसके इन परिभाषाओं को देखते हुए श्रम को केवल में क्या क्या समावेश है। पहला है मानवीय श्रम, दूसरा श्रम कैसा हो सकता है, शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक। श्रम में केवल शारीरिक मानसिक नहीं, आर्थिक प्रतिफल की दृष्टि से आशा की जाती है। थर्ड किसे देखा जाएगा, आर्थिक प्रतिफल। ये तीन चीजों का समावेश होना, अर्थात मानव के द्वारा श्रम करना, शारीरिक हो सकता है, मानसिक या बौद्धिक, और थर्ड क्या होता है, आर्थिक प्रतिफल। इन तीनों को अगर पाया जाएगा तो ही क्या होगा, श्रम कहा जाएगा, अर्थात लेबर कहा जाएगा। कोई डाउट? चलिए अब अगली टॉपिक लेते हैं, श्रम की विशेषताएं। करें, पहली है श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है।
क्या कह रहा है? उत्पत्ति के दूसरे साधन जैसे भूमि पूंजी तो निष्क्रिय है, अर्थात आप उत्पादन नहीं कर सकते। श्रम की उत्पादन संचालन, श्रम के अभाव में उत्पादन कार्य संभव नहीं, अर्थात कोई व्यक्ति काम करना ही नहीं चाहेगा। एक्टिव लेबर, कोई मनुष्य काम करेगा तो ही वो होगा, अदरवाइज वह कार्य कैसा है, संभव हो ही नहीं सकता। आई बात समझ में? कोई डाउट? सेकेंड है श्रम उत्पत्ति का अनिवार्य साधन है। क्या कह रहा है? अनिवार्य। श्रम के अभाव में उत्पत्ति का कोई भी कार्य संभव नहीं होता। यद्यपि आधुनिक युग में संचालित यंत्रों से मानवीय श्रम को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया जाता है, फिर भी श्रम की सहायता से, अर्थात इसमें कह रहा है अगर रोबोट भी बना लिए जाए तो उन रोबोट्स को भी ऑपरेटर करने के लिए किसकी जरूरत है? मानव के लिए, अर्थात श्रम उत्पत्ति का अनिवार्य साधन है। कोई डाउट? थर्ड देखें, श्रम नाशवान है। प्रसिद्ध, श्रम को संचय करके नहीं रखा जा सकता। जो प्रयत्न समय पर नहीं किया जाता हमेशा के लिए नष्ट होता है। यही कारण है कि श्रमिक की मोल भाव करने की क्षमता कम होती है, अर्थात समय रखते आप सोचे इकट्ठा करते जाए श्रम बढ़ेगा, नहीं, वो पैसा नहीं है, मनी नहीं है, कैपिटल नहीं है, इसलिए श्रम कैसा होता है? नाशवान है। कोई डाउट? चलिए अगली कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। श्रमिक की मोल भाव करने की क्षमता कमजोर होती है। श्रमिक की मोल भाव करने की क्षमता कमजोर होती है। अर्थात श्रमिक को मोल भाव करने की क्षमता कैसी होती है? कमजोर, क्योंकि श्रम कैसा होता है? नाशवान, और श्रमिक के बेरोजगार बैठने से उसकी श्रम शक्ति नष्ट होती है। अतः यह बेकार बैठने की अपेक्षा कम मजदूरी पर कार्य करना ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, आजकल श्रम संघों के द्वारा श्रमिक की सामूहिक सौदे करने की शक्ति में वृद्धि करने में सफल हुए, फिर भी मौलिक के मुकाबले मालिकों के मुकाबले सौदा करने की शक्ति इनमें क्या होती है? कमज़ोर, अर्थात ये ज़्यादा मोल भाव नहीं कर सकते कि क्या होगा, क्योंकि ये सैलरी बेस्ड पर्सन्स होते हैं या वेजेस। अगला, श्रम को श्रमिक से अलग नहीं किया जा सकता। क्या कह रहा है? श्रमिक अपना श्रम बेचता है, स्वयं उसका मालिक होता है। श्रम और श्रमिक, अगर आप काम करना ही नहीं चाहते तो आप ह्यूमन बीइंग में से क्या वो काम करने की आदत हटा सकते? नहीं। अर्थात उत्पादन कार्य में श्रम और श्रमिक की उपस्थिति दोनों ही अनिवार्य, अर्थात उन्हें आप अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि श्रमिक घर बैठा रहे और कारखाने में उतर, अर्थात काम करने के लिए उसे खुद वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी होगा। आई बस में अगला है श्रम में पूंजी विनियोग। क्या कह रहा है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, अर्थात श्रम की कुशलता व योग्यता वृद्धि के लिए अच्छे पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान में वृद्धि। जैसे आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि पहले के टाइम में आपको ध्यान है खाता बही का काम लोग अपने हाथ से करते थे, लेकिन अब उनकी जगह किसने ले ली? कंप्यूटर। तो उन श्रमिकों को कंप्यूटर्स को चलाने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ी? लेबर की।
नई नई मशीनें आ गई, उनको सिखाया जाता है, तो उनकी जो तकनीकी करे जाते हैं, तो अर्थात उनमें हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें वह तकनीक सिखानी पड़ती है, अर्थात उनमें वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आई बात समझ में? 7th है श्रम गतिशील साधन है। कैसा साधन है श्रम? गतिशील। अतः श्रम श्रमिकों की सेवाओं से संबंध है और श्रमिक एक सजीव एवं विवेकशील प्राणी है। भूमि स्थिर होती है, पूंजी भी द्रव्य के रूप में होती है। परिवर्तनशील होने के कारण बहुत गतिशील होने पर श्रम पूंजी के अतिरिक्त उत्पत्ति के साधनों में सर्वाधिक गतिशील है, क्योंकि श्रम के स्थान पर दूसरे स्थान पर एक व्यवसाय से दूसरे स्थान पर आ जा सकता है। व्यवहार में श्रम की गतिशीलता, रीति रिवाज, जलवायु, अनेक बाधाएं आती हैं, पर तो फिर भी श्रम क्या है? गतिशील है, उसे चेंज एक फैक्टर से दूसरी जगह अर्थात चेंज कर सकते हैं। अगला है श्रम की पूर्ति में परिवर्तन। अपेक्षाकृत श्रम की पूर्ति में परिवर्तन कैसा होता है? अपेक्षाकृत धीमी गति से। अन्य वस्तुओं की पूर्ति मूल्यों में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है, पर श्रमिकों की पूर्ति मजदूरी में सामान्य ढंग से ही प्रभावित होती है, अर्थात मजदूरी में वृद्धि से श्रमिकों की पूर्ति में वृद्धि होने समय लगता है। अर्थात श्रम की पूर्ति न तो तेजी से बढ़ाई जा सकती है और न शीघ्रता से घटाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त आवश्यक नहीं है तो मजदूरी में वृद्धि से श्रम की पूर्ति उसी अनुपात में बढ़ाया जाता है। अनुभव बताता है कि श्रम की पूर्ति अपेक्षाकृत कैसी होती है? कम लोचदार। इलास्टिसिटी कैसी होती है? लेस देन 1। आई बात समझ में? कोई डाउट? अर्थात श्रम की पूर्ति में परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है। कोई डाउट? 9th देखिए, श्रम आर्थिक क्रियाओं का साधन है। क्या कह रहा है? साधन और साध्य, मीन्स और एंड दोनों है। श्रम उत्पादन का एक सक्रिय साधन तो ही पर साधन ही साथ उपभोक्ता के रूप में सभी आर्थिक क्रियाओं का साध्य भी है, क्योंकि अत्यंत मानवीय क्रियाओं का अंत आवश्यकताओं की पूर्ति से संतुष्टि प्रदान करता है। पूंजी और भूमि तो उत्पादन का निर्जीव साधन, वह केवल उत्पादन में सहायक है, पर श्रमिक सजीव है, वह उत्पादन उपभोक्ता दोनों है। अतः साधन और साध्य दोनों है। अतः श्रम आर्थिक क्रियाओं का कैसा है? साधन और साधा है, मतलब मीन्स और एंड दोनों है। श्रम में अपनी बुद्धि, तर्क और निर्णय की शक्ति होती है। अपनी बुद्धि, तर्क की शक्ति होती है। क्या कह रहा है? इस कारण यह निरंतर आविष्कार और अनुसंधान करके उत्पादन तकनीकी में सुधार रहता है। इसी प्रकार श्रम को लगातार उत्पादन कार्य में रत नहीं रखा जा सकता, उसे आराम की आवश्यकता होती है। जैसे मशीनों को लगातार बिना रुके उत्पादन कार्य में लगाया जाता है, पर श्रमिकों को नहीं, उन्हें बीच में खाने पीने, मनोरंजन व सोने की आवश्यकता पड़ती है। अतः श्रम की पूर्ति में वृद्धि, जनसंख्या के आकार में विस्तार, कुशलता में वृद्धि व काम करने की प्रवृत्ति में वृद्धि पर निर्भर, अर्थात श्रम में नैतिक व सामाजिक मूल्यों का प्रभाव पड़ता है।
श्रम वंशागत गुणों से प्रभावित होती है। आई बात समझ में? कोई डाउट? तो श्रम की पूर्ति के हमने 10 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। पहला, श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है। श्रम उत्पत्ति का अनिवार्य है। श्रम नाशवान है। श्रमिक की मोल भाव करने की क्षमता कमजोर होती है। श्रम को श्रमिक से अलग नहीं किया जा सकता। श्रम में पूंजी विनियोग है। श्रम गतिशील साधन है। श्रम की पूर्ति में परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है। श्रम आर्थिक क्रियाओं का साधन और साध्य। श्रम में अपनी बुद्धि और तर्क निर्णय शक्ति होती है। आई बात समझ में? कोई डाउट? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। श्रम की विशेषताएं व आर्थिक सिद्धांत में महत्व। देखिए, श्रम की विशेषताओं का आर्थिक सिद्धांत में महत्व। देखिए, श्रम की विशेषताओं का आर्थिक सिद्धांत में महत्व कि श्रम आर्थिक इकोनॉमिक पर्सन कैसे करता है। पहला है श्रम की पूर्ति पर प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव किस पर पड़ता है? श्रम श्रमिकों की सेवाओं से संबंध होता है। श्रम को श्रमिक से अलग नहीं किया, अतः श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि से ही श्रम की पूर्ति में वृद्धि संभव है। श्रम की पूर्ति में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से संभव होती है, अतः अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है। इसी प्रकार कुशलता में वृद्धि शीघ्रता से नहीं की जा सकती। श्रम में बुद्धि, तर्क और निर्णायक शक्ति होने से श्रम की पूर्ति वृद्धि से अन्य वस्तुओं की पूर्ति के समान प्रभावित नहीं होती। एक सीमा के बाद श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि श्रम की पूर्ति बढ़ने के स्थान पर कम भी कर सकते, क्योंकि समय या श्रम से ही पूर्ववत आय प्राप्त होने से वह अधिक आराम व छुट्टियां लेने की प्रवृत्ति प्रेरित होगी। इसके विपरीत मजदूरी कम होने पर पूर्ति में वृद्धि हो सकती, अतः श्रम का प्रतिफल श्रम की पूर्ति को सामान्य तरीके से प्रभावित नहीं करता, अतः श्रम की पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सेकंड है श्रम की मांग पर प्रभाव। पूर्ति पर प्रभाव पड़ा पहले, अब सेकंड आता है मांग पर। देखिए, श्रम उत्पत्ति का एकमात्र सक्रिय साधन है। संगठन और साहस भी श्रम का एक विशेष रूप है और श्रम की मांग उत्पादन में अनिवार्य मांग होती है, अर्थात श्रम की मांग उसकी उत्पादकता के कारण होती है, न कि प्रत्यक्ष उपयोगिता के कारण, अतः श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। आई बात समझे? थर्ड है श्रम के मूल्य निर्धारण पर प्रभाव। देखिए, श्रम की मजदूरी व उसके प्रतिफल निर्धारण करने पर भी श्रम की विशेषताओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। श्रम के नाशवान होने से श्रम की स्थिति दुर्लभ होती है और उसके सौदा करने की शक्ति कम होती है, अतः मालिक श्रमिकों का शोषण करने तथा मजदूरी का स्तर नीचे रखने में समर्थ रहते हैं, अर्थात वर्तमान युवक संगठित होकर सौदाबाजी के लिए संघ क्या बनाते हैं? श्रमिक संघों का निर्माण करते हैं। आई बात समझ? अगला है श्रम की कार्य की दशाओं पर प्रभाव।
श्रम की यह विशेषता है कि श्रमिक को श्रम से अलग नहीं किया जा सकता, अतः श्रमिक को कार्य करने के स्थान पर मौजूद रहना पड़ता है। अतः कार्य करने के स्थान पर दशाएं स्वास्थ्य पर व उपयुक्त होनी आवश्यक है। श्रम में वृद्धि, तर्क व निर्णय शक्ति होने से वह अपने लिए उपयुक्त वातावरण एवं अधिकारों की मांग करता है। श्रम संगठित होता है, अतः सरकार व मालिकाओं को बाध्य या प्रेरित करता है। श्रम में मानवीय तत्व होने से वह मनोरंजन व आराम व काम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा व श्रम कल्याण की व्यवस्था चाहता है। आई बात समझ। अगला है सरकार की नीतियों पर प्रभाव। पहला पड़ा सरकार श्रम की कार्यदशाओं पर, अब है सरकार की नीतियों पर प्रभाव। देखिए, श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है और श्रम तथा श्रमिक एक दूसरे से अलग नहीं किए जाते, अतः सरकार उसके मानवीय तत्वों से प्रभावित होकर उसके कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और मजदूरी आदि संबंधी कानून बनाती है, जो राजस्व या मूल्य निर्धारण तथा उत्पादन सिद्धांतों को प्रभावित करते हैं। आई बस समझ में? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। श्रम की पूर्ति, श्रम की पूर्ति नेक्स्ट टॉपिक है। सप्लाई ऑफ लेबर। चलिए करते हैं, करें स्टार्ट। चलिए, ठीक है। श्रम की पूर्ति का अभिप्राय श्रम के कुल कार्यशील घंटों से जो जनसंख्या उत्पादक कार्यों को देने को उद्गत है। इस प्रकार श्रम की कुल पूर्ति देश की कार्यशील जनसंख्या के अनुपात तथा प्रति व्यक्ति काम करने के घंटों की संख्या पर निर्भर करती है, जो वे उत्पादन कार्य के लिए प्रतिफल के रूप में देने को उद्गत होते हैं। इस प्रकार देश में श्रम की कुल पूर्ति देश की कुल जनसंख्या, अनुपात और प्रति व्यक्ति कार्य करने की घंटों की और लोगों में प्रति रुचि रखने के व्यापार पर आधारित होती है। ठीक है, अब इसमें लिख सकते हैं हम, लिखिए श्रम की कुल पूर्ति देश की कार्यशील जनसंख्या के अनुपात तथा प्रति व्यक्ति काम के घंटों की संख्या पर करती है, जो वे उत्पादन कार्य में देने को उद्यत है। क्या कह रहा है? श्रम की कुल पूर्ति देश की कार्यशील जनसंख्या के अनुपात तथा प्रति व्यक्ति आर्थिक पर बदले देने को उद्यत है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या, इसमें आगे लिखेंगे किसी देश की में श्रम की कुल पूर्ति पहला है
की कुल जनसंख्या, सेकेंड है जनसंख्या में कार्यशील, जनसंख्या का अनुपात, प्रति व्यक्ति कार्य करने के घंटों की संख्या, श्रमिक की कार्यकुशलता, लोगों में कार्य करने के प्रति रुचि एवं दृष्टिकोण, कार्य करने के प्रति रुचि एवं दृष्टिकोण। तो देश की जनसंख्या में देश की कुल जनसंख्या, जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रति व्यक्ति कार्य करने की घंटों और श्रम की कार्यशैली और लोगों में कार्य करने के प्रति रुचि एवं दृष्टिकोण। ठीक है, श्रम की पूर्ति अपेक्षा कैसी होती है, पूर्ति कैसे होगी, कम लोचदार, इलास्टिसिटी कैसे होगी, लेस देन 1, मतलब कम लोचदार। कोई डाउट? अब इसका एक डायग्राम बनता है कि इसका कर्व कैसे बनता है, ऐसे बैकवर्ड, अर्थात सप्लाई कर्व कैसी रहती है, बैकवर्ड, झुकी हुई पीठ के समान कहते हैं बैकवर्ड, क्योंकि श्रम में कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम, तो सप्लाई कैसे रहता है, बैकवर्ड रहता है, कर्व कैसा रहता है, बैकवर्ड, अर्थात एक कर्व के समान रहता है, एक बैकवर्ड कर्व के समान। आई बात समझ में? कोई डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम, श्रम की कार्य क्षमता, दक्षता में उत्पादकता। या उत्पादकता। चलिए स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। श्रम की कार्यकुशलता, दक्षता या उत्पादकता, कुछ भी बोल दीजिए बात। किसी भी देश की श्रम की पूर्ति देश के श्रमिकों की कार्यकुशलता तथा जनसंख्या के आधार व गुणों पर निर्भर करती है, अतः जितनी देश की श्रम शक्ति अधिक कुशल होगी, देश की उत्पादन क्षमता बढ़कर आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। आई बात समझ में? कोई डाउट? चलिए इसमें लिखते हैं, श्रम की कार्य क्षमता का अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है। श्रम की कार्यकुशलता एक तुलनात्मक शब्द है, इसका अभिप्राय एक श्रमिक द्वारा दूसरे श्रमिक से एक निश्चित समय में अधिक मात्रा या अधिक उत्तम किस्म दोनों दृष्टि से उत्पादन करने की योग्यता, क्षमता या शक्ति से है। आई बात समझ में? चलिए इसमें लिखते हैं, श्रम की कार्यकुशलता एक तुलनात्मक शब्द है,
इसका अभिप्राय एक श्रमिक द्वारा दूसरे श्रमिक से एक निश्चित समय में अधिक मात्रा या अधिक उत्तम किस्म या दोनों दृष्टि से अधिक उत्पादक योग्यता या क्षमता या शक्ति से है। अर्थात सामान्य परिस्थितियों में एक श्रमिक दूसरे श्रमिक की तुलना में अधिक उत्पादन या उत्तम किस्म का उत्पादन करने की क्षमता को कार्यकुशलता कहते हैं। कार्यकुशलता एक सापेक्षिक और तुलनात्मक धारणा होने के कारण एक ही प्रकार के कार्यों में समान परिस्थितियों से संबंधित होती है। इसलिए श्रम की कार्यकुशलता उसकी उत्पादकता के आधार पर जानी जाती है। जैसे कपड़ा मिल के द्वारा एक श्रमिक सारे दिन में 50 मीटर कपड़ा बनाता है जबकि दूसरा 60 मीटर, तो दूसरा श्रमिक पहले श्रमिक की अपेक्षा में अधिक कुशल माना जाएगा। आई बात समझ में? कोई डाउट? आगे देखिए, श्रम की कार्य कुशलता को अथवा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्व प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? पहला है श्रमिकों के व्यक्तिगत गुण, दूसरा है देश की परिस्थितियों, थर्ड है कार्य करने की परिस्थितियाँ, फोर्थ है संगठन एवं प्रबंध की योग्यता, आगे है विविध मिसलेनियस। देखिए पढ़ते हैं। श्रम की कार्यकुशलता के उत्पादन को प्रभावित करने वाले 5 है। श्रमिकों के व्यक्तिगत गुण, देश की परिस्थितियां, कार्य करने की परिस्थितियां, संगठन, प्रबंध, विविध। इस परिस्थितियों को प्रभावित करने वाले तत्वों को हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी और लंबे हैं जो इस क्लास में पूरे हो पाना संभव नहीं है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आज का हमारा टॉपिक था श्रम की कार्य कुशलता। देखिए श्रम का अर्थ होता है आर्थिक प्रतिफल के उद्देश्य से मानव के प्रत्येक शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्न को अर्थशास्त्र में श्रम कहा जाता है। शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्न को ही हम क्या कहते हैं? श्रम। इसमें 3 चीज़ों को है, मानवीय श्रम, शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक,
और आर्थिक प्रतिफल। अगर ये 3 चीज़ें होगी तो ही श्रम माना जाएगा। अगला है श्रम की विशेषताएं। श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है, श्रम उत्पत्ति का अनिवार्य साधन है और श्रम नाशवान है। आई बात समझ में? ये इसकी विशेषताएं। अगली है श्रम की मोल भाव करने की क्षमता कैसी होती है? कमज़ोर होती है। श्रम को श्रमिक से क्या नहीं किया जा सकता? अलग नहीं किया जा। श्रम में पूंजी विनियोग होती है। श्रम गतिशील साधन है। श्रम की पूर्ति में परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है। तो इलास्टिसिटी कैसी होती है? लेस देन 1। श्रम आर्थिक क्रियाओं का साधन और साध्य है, अतः मीन्स और एंड दोनों है। श्रम में अपनी बुद्धि, तर्क और निर्णय की शक्ति होती है। आई बात समझ? कोई डाउट? अगला है, हमने पढ़ा श्रम की विशेषताओं का आर्थिक सिद्धांत में महत्व। देखिए इसमें क्या बताया है? श्रम की पूर्ति पर प्रभाव, दूसरा पड़ता है मांग पर प्रभाव, अगला श्रम की मूल्य निर्धारण पर प्रभाव, श्रम की कार्य दशाओं पर प्रभाव, सरकार की नीतियों पर प्रभाव। अब श्रम की पूर्ति। श्रम की कुल पूर्ति देश की कार्यशील जनसंख्या के अनुपात अथवा प्रति व्यक्ति आय के घंटों की संख्या पर निर्भर करती है जो वह उत्पादन कार्य में प्रतिफल के बदले देने को उद्यत हुए हैं। आगे देखिए, किसी देश में श्रम की कुल पूर्ति में क्या क्या आता है? उस देश की कुल जनसंख्या जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात, प्रति व्यक्ति कार्य करने के घंटों की, श्रम की कार्यकुशलता और लोगों में कार्य करने की प्रति रुचि एवं दृष्टिकोण। अतः इलास्टिसिटी 1 रहती है। सप्लाई कर्व ऐसा रहता है बैकवर्ड, झुका हुआ, क्योंकि जैसे जैसे वो काम करने लगता है उसके काम में करने की क्षमता कैसी होती है? कम होती जाती है। आई बात समझ में? इसके बाद हमने पढ़ा श्रम की कार्यकुशलता अथवा दक्षता एवं उत्पादकता। श्रम की कार्यकुशलता एक तुलनात्मक शब्द है। इसका अभिप्राय एक श्रमिक द्वारा दूसरे श्रमिक से निश्चित समय में अधिक मात्रा या अधिक उत्तम किस्मत दोनों दृष्टि से अधिक उत्पादन करने की योग्यता या क्षमता या शक्ति से है। श्रम की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं? श्रमिकों के व्यक्तिगत, देश की परिस्थितियाँ, कार्य करने की परिस्थितियाँ, संगठन, प्रबंधन की योग्यता और विभिन्न। अब इन गुणों को हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट्स है तो आप कॉलेज में आके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।